Hello learners, welcome back to my YouTube video Teaching Diaries by Helene Kaur. So guys, आज की सेशन में हम वर्ण का पार्ट 2 लेके आए हैं। स्वर व व्यंजन का भाग 2 होने वाला है ये चैप्टर और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है गाइस। स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि स्वर व व्यंजन से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ना स्वर व व्यंजन, ये अपने आप में बहुत वर्सेटाइल, बहुत ब्रॉड टॉपिक है। देखिए अब इसमें क्या लिखा है। व्यंजनों का वर्गीकरण प्रमुख रूप से दो आधारों पर होता है। जो व्यंजन होता है उसका प्रमुख रूप से वर्गीकरण किस आधार पे होता है? दो। पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा प्रयत्न के आधार पर। अब देखिए प्रयत्न के आधार पे भी इसकी दो शाखाएं हैं। प्रयत्न के आधार पे भी इसकी दो शाखाएं हैं। पहली अभ्यंतर प्रयत्न, दूसरी बाह्य प्रयत्न। ठीक है, याद रखिएगा इन चीजों को। अब यहाँ पर देखते हैं कि अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पे भी जो वर्ण है ना उनको 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं? क से लेके म तक होते हैं और ये 25 होते हैं। ठीक है, 25 होते हैं। क से म तक 25 अक्षर होते हैं। अगला स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ये जो व्यंजन होते हैं ये होते हैं च, छ, ज, झ। याद रखेंगे। इसमें क्या होता है? इसमें स्पर्श भी होता है और संघर्ष भी होता है। दोनों इसलिए दोनों होते हैं, इसलिए इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। फिर अगला है नासकीय व्यंजन, यानी कि जो नाक से बोले जाते हैं ड, न, ण, न, म। ये जो व्यंजन हो गए नासकीय व्यंजन हो गए, बिकॉज का प्रोनाउंसिएशन मोस्टली नाक से होता है। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं स्क्रीन पर उत्क्षिप्त व्यंजन। देखिए जो उत्क्षिप्त व्यंजन है ना वो बेसिकली दो वर्ण होते हैं, ड और ढ। लेकिन कई बार क्या होता है, टर्मिनोलॉजी बहुत पेपर में आती है ना। उत्क्षिप्त व्यंजनों का नाम इन्होंने द्विस्पृष्ट भी बोला गया, द्विगुण भी बोला गया और ताड़न जात भी बोला गया। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन की बाकी भाई बहन है। भाई बहन मतलब कि उत्क्षिप्त व्यंजन की ये बाकी सारे नाम है, याद रखिएगा। और उत्क्षिप्त व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, एक ड और एक ढ। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है लुंठित व्यंजन। नाम से पता चल रहा है क्या हो रहा है, इसको बोलते हुए हमारी जुबान लुढ़क रही है। लुंठित का मतलब ये होता है लुढ़कना। प्रकंपित व्यंजन इसको भी कहा जाता है। वो कौन सा है? र। आप बोल के देखिए र, र, र। जब मैंने र बोला तो मेरी जुबान ने क्या किया, र को छोड़ा, नीचे गिरा दिया। ठीक है जी, याद रखना इन पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स के ऊपर। फिर आता है संघर्षहीन व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनको बोलते हुए जुबान को संघर्ष नहीं करना पड़ता, दैट इज कॉल्ड संघर्षहीन व्यंजन। ओके, इसको अर्ध स्वर भी कह दिया जाता है। इसका नाम है य और व। इसके उदाहरण क्या है? य एवं व। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, बहुत इजी लैंग्वेज में बताया जा रहा है आपको। अगला देखिए, अगला है पार्श्व व्यंजन। कौन सा है? पार्श्व व्यंजन। पार्श्व का मतलब ये होता है कि बगल से निकल जाने वाला। ठीक है जी, पार्श्व व्यंजन हो गया ल। पार्श्व व्यंजन कौन सा हो गया? ल। लास्ट है हमारा अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर बांटे गए व्यंजनों में संघर्षी व्यंजन, यानी कि जिनको बोलते वक्त संघर्ष लगता है, हमारी जुबान पे संघर्ष का यूज होता है, काफी फोर्स लगता है। दैट इज श, श, स, ह। आप बोल के देखिए, ये ना इसको याद करने की जरूरत नहीं है। इसको आप अगर आप समझ लेंगे ना, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठ गई इनके साथ, अगर आपने बोल बोल के समझ लिया इसको, तो सच में ट्रस्ट में बहुत इजी रहेगा। आपको प्रॉब्लम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। आपको ऑटोमेटिकली ये समझ आ जाएंगे और लर्न भी हो जाएंगे। इनको रट्टाफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती, ये बहुत आसान है। एक बार अपनी जुबान से बोल के देखिए, आपको समझ आ जाएगा। अब है बाहरी प्रयत्न के आधार पर बांटे गए स्वरों का भेद करना। देखिए पहले जो भी हमने 8 व्यंजन पढ़े थे वो कौन से थे? वो थे अभ्यांतर, यानी कि अभ्यांतर वाले वो थे, व्यंजन थे। ठीक है, लेकिन अब जो है ये बाह्य प्रयत्न के आधार पर बांटे गए व्यंजन है। अभी देखिए क्या है इसमें, वर्णों के उच्चारण के अंत में होने वाला प्रयत्न बाह्य प्रयत्न कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य प्रयत्न। इसमें क्या होता है कि उच्चारण के अंत में होने वाला जो भी जोर लगता है उसके आधार पर इनको बांटा गया है। बाह्य प्रयत्न के भी दो आधार होते हैं। देखिए मैंने कहा है ना, इसकी शाखाएं होती हैं। पहले इसकी शाखा ये,
इसकी शाखा ये, इसकी भी शाखा ये, ऐसे करके काफी सारा डिवाइड किया गया है इसको। देखिए बाहरी प्रयत्न के भी दो आधार है, श्वास यानी कि वायु के आधार पर, दूसरा नाद यानी कि कंपन के आधार पर। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है इसके बारे में। पहला क्या है, पहला देखिए द्वित्व व्यंजन यानी कि युग्मक ध्वनियां। ये ध्वनियां वो ध्वनियां होती हैं जिसका उच्चारण करते समय एक शब्द को पहले आधा लिखा जाता है फिर पूरा लिखा जाता है। जैसे मैं बोल रही, इधर देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है तिल्लियां, पहले चलो ती तो ठीक है, ल आधा लिखा है फिर ली पूरा लिखा है, तिल्लियां। बच्चा आधा च पूरा च, पक्का आधा पूरा क, मोहल्ला आधा ल पूरा ल, हल्ला में भी ऐसे ही है। द्वितीय व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिसमें पहले एक शब्द को, एक वर्ण को पूरा आधा लिखा जाता है फिर दूसरे वर्ण को पूरा लिखा जाता है। अब अगला देखिए, अगला है व्यंजन गुच्छ यानी कि संयोग व्यंजन। व्यंजन गुच्छ यानी कि संयोग व्यंजन में क्या होता है, एक वर्ण आधा होता है और दूसरा जो होता है व्यंजन वो पूरा होता है। एक आधा होगा और उसके साथ में पूरा लिखा होगा। देखिए शिष्य में भी ऐसे है, संकल्प में भी यही है, पहले आधा है व्यंजन फिर पूरा व्यंजन है, आधा व्यंजन पूरा व्यंजन। ऐसे ही ये होता है संयोग व्यंजन में। ठीक है, संयोग मिलता है, इसको हेल्प मिलती है, आधे वाले व्यंजन को पूरे वाले व्यंजन की मदद मिलती है। ऑलराइट गाइस, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस मैं लाती रहूं। अब देखिए, अब है ये आगत व्यंजन ध्वनियां। ये भाई अब ये क्या बला है, ये जो बला है आगत व्यंजन की, ये क्या है बेसिकली, ये हिंदी या संस्कृत के शब्द नहीं होते, ये बाहर से आए हैं। ठीक है, ये जो वर्ड्स होते हैं, ये ध्वनियां होती है, ये बाहर से आई है, ये इंडियन नहीं है, ये ना तो हिंदी शब्द हिंदी भाषा की है और ना ही संस्कृत भाषा की है। इन व्यंजनों के नीचे देखिए बिंदी लगी है ना, इन व्यंजनों के नीचे बिंदी लगी है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको नुक्ता बोलते हैं। जो व्यंजनों के नीचे बिंदी लगती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नुक्ता। नोट कर लीजिएगा, इसको कहते हैं नुक्ता। और जो नुक्ते वाले जितनी भी ध्वनियां होती हैं ये सब आगत ध्वनियां होती है, क्योंकि हिंदी और संस्कृत की नहीं है, ये बाहर से आई है। ठीक है जी, आप देखें हम अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला है अब यहाँ स्वरों का वर्गीकरण। अगर आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे ना तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। अगर आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा। ये बहुत आसान टॉपिक है लेकिन इसमें जरूरत है आपके पार्टिसिपेशन की। सो प्लीज बी एक्टिव, बी एक्टिव। ओके गाइस, अब देखिए स्वरों का वर्गीकरण जो है वो मात्रा के आधार पर दे रखा है, रचना या बनावट के आधार पर, मुख कुहर के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर और अनुनासिकता के आधार पर। बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है, कुछ मुश्किल तोप नहीं है इसके अंदर। अब देखिए एक एक करके इन 6 के 6 वर्गीकरणों को पढ़ते हैं। और देखिए मात्रा या फिर उच्चारण के आधार पर स्वर। आप सबको पता है कि स्वर जो होते हैं हिंदी में कुल 11 होते हैं, लेकिन अब देखिए ह्रस्व स्वर को ना मूल स्वर भी कहा जाता है, लघु स्वर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको बोलते वक्त ना हमें ज्यादा जोर नहीं लगता, ज्यादा जोर नहीं लगता। देखिए इसके एग्जाम्पल्स क्या है, अ ई उ ऋषि। आप बोल के देखिए, अ ई उ ऋषि, पीछे पीछे बोलिएगा। इसमें क्या है, इसको आपने आराम से बिल्कुल बोल दिया। ठीक है, तो ये हो गए ह्रस्व या फिर मूल स्वर। अगला देखिए, अगले है दीर्घ स्वर, यानी कि वो स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। इसको गुरु स्वर भी बोल सकते हैं, संधि स्वर भी बोल सकते हैं। ये है आ ई उ ए ओ ओ। फिर अगला देखिए, अगला है प्रलुप्त स्वर, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे, दैट इज कॉल्ड प्रलुप्त स्वर। ठीक है, ओम और ओ। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। रचना बनावट के आधार पर अब देखिए स्वर के भी दो भेद होते हैं। रचना बनावट के आधार पर भी स्वर के दो भेद होते हैं। पहला क्या है, मूल स्वर। ये जो मूल स्वर होते हैं ये होते हैं अ आ ई ओ उ ऋषि। ठीक है, याद रखना है इस टॉपिक को। फिर अगला है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर वो होते हैं जो 2 या 3 वर्णों के मेल से बनते हैं, स्वरों के मेल से बनते हैं। देखिए बेसिकली जो संयुक्त स्वर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। देखिए इस पे लिखा भी हुआ है कि एक है ए, दूसरा ए,
फिर उसके बाद है ओ, फिर है ओ। तो ये हो गया संयुक्त स्वर। रचना बनावट के आधार पर भी दो स्वर बांटे थे, मूल स्वर और एक संयुक्त स्वर। अब पढ़ेंगे हम स्वर यानी कि मुख कुहर के आधार पर। ठीक है, आप देखेंगे, देखिए जो पहले नाम है ना, ये विवरित, अर्ध विवरित, ये व्हाटएवर इट इज, आप लोग ना इसको देखकर डरिएगा मत। ये बच्चे समझते हैं कि ये हवा है, भाई कैसे कैसे टर्मिनोलॉजी यूज कर रखे हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हवा नहीं है, ये सच्ची मुच्ची आप कह लीजिए मीठा हलवा है। आप ये मान लीजिए, ये बहुत ईजी है, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए, विवरित स्वर कौन से होते हैं। विवरित, विवरित का मतलब क्या होता है? खुला हुआ, विस्तृत हुआ, फैला हुआ। ठीक, विपरीत मतलब कि फैला हुआ। और जब ऐसे कौन से स्वर है जिसको बोलते हैं हमारा मुंह फैलता है, वो हो जाएगा हमारा आ। आपको भी बोल के देखिए आ, जब आ बोलेंगे तो आपका मुंह पूरा खुल जाएगा, पूरा फैल जाएगा। फिर उसके बाद अर्ध विवरित, अर्ध विवरित स्वर कौन से हो गए? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम मुंह खुलता है ना, वो हो गए अर्ध विवरित। आप मेरे साथ बोलिए, अ, ए, ओ। इन सबको बोलने में मेरा मुंह बहुत कम खुला है, इसका मतलब कि ये जो अर्ध विवरित स्वर है, ये इनके उच्चारण के समय हमारा मुंह कम खुलता है। फिर आता है संवृत स्वर। संवृत यानी कि देखो इसमें क्या है, वृत आ रहा है, यानी कि इसमें बोलते हुए हमारा मुंह क्या होगा? ढका हुआ होगा, है ना, गिरा हुआ होगा। देखिए अब बोले ई, ई, उ, ऊ। जब हमने बोला तो हमारा मुंह ढक गया, थोड़ा थोड़ा ओ टाइप का हमारा फेस बना। उसके बाद आता है अर्ध संवृत स्वर। ये वो स्वर होते हैं जिसको बोलते समय हमारे मुख कम खुलता है, यानी हमारा मुंह काफी कम खुलता है। बोलिए ए, ओ। अब आप अपना अपने मुंह के साइज को नोट कीजिएगा। आप एक बार शीशे के आगे खड़े होकर ना ये सारे स्वर बोलिएगा। ये उम्मीद है आपको समझ आ गया, क्योंकि बहुत ही आसान है। मुख कुहर के आधार पर जो स्वर होते हैं, इनको भी चार भागों में बांटा गया है। एक है विवृत, दूसरा अर्ध विवृत, तीसरा संवृत और चौथा अर्ध संवृत। अब हमारा अगला आधार आता है स्वरों के। स्वर यानी कि ओष्ठ के आधार पर। किसके आधार पर? ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ क्या होता है? हमारे होठ। ओष्ठ को बोलते हैं होठ। तो हमारे होठ के आधार पर जो स्वरों की आवृत्ति होती है, दैट इज कॉल्ड ओष्ठ के आधार पर। अब देखेंगे, अवृतमुखी, अ का मतलब होता है कि नो, है ना, मना कर देना। अ का मतलब होता है, देखिए पहला क्या है? अवृतमुखी। ये कौन से स्वर होते हैं? जो इन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ यानी होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते, दैट इज कॉल्ड अवृतमुखी। यानी कि वो स्वर जिनको बोलते समय हमारे होठों का आकार गोल नहीं होता है, दैट इज अ, आ, ई, ए। आप पीछे पीछे दोहराइए मेरे, अ, आ, ई, ए। बी एक्टिव गाइस, अगर आप पीछे पीछे बोलेंगे तो ही आपको समझ आएगा। अवृतमुखी व स्वर वो स्वर हो गए जिनको बोलते समय हमारे मुंह का उच्चारण गोल नहीं हुआ। और देखिए अब इसको ऑपोजिट देखिए, वृतमुखी। इसके नाम से ही पता चल रहा है, वृतमुखी स्वर वो स्वर होंगे जिनके उच्चारण में होंठ वृत्ताकार या गोलाकार होंगे। अब आप बोलिए ऊ, देखिए मेरा मुंह गोल हुआ, ओ गोल हुआ, ओ, ओ। ये सबको उच्चारण करते समय, इन सब स्वरों को बोलते समय मेरे जो मुंह है, मेरे जो लिप्स है, ऑटोमेटिकली राउंड शेप में आ गए। आप भी प्रैक्टिस करिए, आपको उनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इन स्वरों के नामों से मत डरिएगा, ये बहुत आसान है, अगर आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। अब है अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का बांटना। निरानुनासिकता, ये जो स्वर होते हैं, ये वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हवा केवल सिर्फ और सिर्फ मुंह से निकलती है। हम कोई भी बात बोलेंगे, कोई भी वर्ण स्वर बोलेंगे, तो सिर्फ हमारे मुंह से हवा निकलेगी। जैसे कि हम बोलेंगे अगर अ, आ, ई, देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ मुंह से निकली हवा। किससे निकली? सिर्फ हमारे माउथ से हवा निकली, हमारी नाक से हवा नहीं निकली। दैट इज कॉल्ड निरानुनासिकता वाले स्वर। फिर अगला है अनुनासिकता। भैया देखो, इसमें तो वैसे ही नाक का नाम आ रहा है, नासिकार, नासिका आ रही है, तो ऑटोमेटिकली वही स्वर हो गए जिसको बोलते समय हवा जो हमारे नाक से भी निकले, है ना जी। तो ये कौन से स्वर हो गए? अ को बिंदी, आ, ई। जिन स्वरों के ऊपर बिंदी लग जाए ऊपर, दैट इज कॉल्ड अनुनासिकता वाले स्वर।
इन्हीं के साथ हमारी जो आज का जो भी टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। बट आई थिंक वी शुड रिकैप दिस, हमें एक बार ना लिटिल रिवीजन कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक ही अपने आप में इतना वर्सेटाइल है कि हमें इसके बारे में एक बार और हल्का सा जान लेना चाहिए। सो फ्रेंड, सबसे पहले हमने पढ़ा था व्यंजनों का वर्गीकरण, जो कि दो आधार पे हुआ था, दो रूप के आधार पर। पहला उच्चारण के स्थान पर हुआ था, फिर दूसरा प्रयत्न के आधार पर हुआ था। अब देखिए, प्रयत्न के आधार पे भी दो प्रकार का हुआ है, एक अभियांतर प्रयत्न था और एक बाह्य प्रयत्न था। ठीक है, अब देखिए अभियांतर प्रयत्न क्या होते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। इनको बोलते समय क्या होता है, हमें ज्यादा प्रयत्न लगाना पड़ता है। पहला स्पर्शी व्यंजन था, जो कि क से म तक 25 व्यंजन होते हैं। दूसरा स्पर्श संघर्षी व्यंजन था, जिसमें स्पर्श भी होता है और संघर्ष भी होता है, जैसे च छ ज झ। फिर नासकीय व्यंजन था, यानी कि जो क ख ग, यानी कि पूरी हिंदी की वर्णमाला के आखिरी जो वर्ण होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, जिसको नाक से उच्चारण होता है। फिर चौथा था उत्क्षिप्त व्यंजन, जिसका नाम द्विस्पृष्ट व्यंजन भी हो सकता है, द्विगुण भी हो सकता है, ताड़न जात भी होता है। ये दो होते हैं ड और ढ। उसके बाद लुंठित व्यंजन, वो व्यंजन जिसको बोलते हैं हमारी जो जुबान है वो लुढ़क जाती है, वो होता है लुंठित व्यंजन। इसका उदाहरण है र। र बोलेंगे तो आपकी जीभ जो होगी वो नीचे को लुढ़क जाएगी, र बोल के देखिएगा। उसके बाद संघर्षहीन व्यंजन, ये वो व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय हमारी जुबान को संघर्ष नहीं करना पड़ता, य और व सिंपली हमने बोल दिया। फिर हमने देखा पार्श्व व्यंजन, यानी कि जो साथ से निकल जाए, वो होते हैं ल। उसके बाद हमने देखा था संघर्षी व्यंजन, जिनको बोलते समय संघर्ष लगता है, श, श, स और ह। फिर उसके बाद हमने देखा था स्वरों का वर्गीकरण, जो कि इन 6 आधार पे हुआ था, वो हम देख लेंगे अभी। एक सेकेंड, इससे पहले हमने ना एक्चुअली ये पीडीएफ में आगे पीछे हो गया है। अभियांतर प्रयत्न के बाद बाह्य प्रयत्न देखा था हमने, यस या आई एम राइट नाउ। वो देखो, बाह्य प्रयत्न जो थे वो भी 2 आधार पर थे। ठीक है, श्वास यानी वायु के आधार पर, दूसरा नाद या कंपन के आधार पर थे। जिसमें था पहला द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन को युग्मक व्यंजन भी या फिर युग्मक ध्वनिया भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, कोई भी शब्द बनता है ना, तो उसमें एक पहले आधा शब्द आएगा, फिर पूरा शब्द आता है। देखिए जिसमें लिखा है तिल्लियां, बच्चा, पक्का, मोहल्ला, हल्ला, है ना। बच्चा में देखिए पहले आधा च है, फिर पूरा च है। पक्का में आधा क, फिर पूरा क। द्वितीय व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनमें पहले आधा व्यंजन आता है, फिर पूरा व्यंजन आता है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने देखा था, ये है व्यंजन गुच्छ, यानी कि वो व्यंजन जो किसी व्यंजन के संयोग से पूरा वर्ड का निर्माण करते हैं, पूरे शब्द का निर्माण करते हैं। देखिए पहले लिखे शिष्य। शिष्य लिखने के लिए पहले आधा शब्द आया है, फिर पूरा शब्द आया। जो आधा शब्द होता है, आधा जो वर्ण होता है, वो पूरे वर्ण की सहायता लेता है। ठीक है, पूरा एक कंप्लीट मतलब वाला शब्द बनने के लिए। इधर लिखिए है पुष्प। पुष्प में देखिए पहले श आधा आया, फिर उसने हेल्प किसके लिए, पूरे प के लिए। तो ये हो गए संयोग व्यंजन, जो किसी दूसरे शब्द के संयोग से बनते हैं। फिर हम देखा था बाह्य व्यंजन का आखिरी आगत व्यंजन ध्वनिया। जो ये आगत ध्वनिया वो होती है जो आगत से पता चल रहा है, जो आई होती है, जो ना कि हिंदी से और ना तो संस्कृत से आई होती है। ये तो दूसरी भाषा, दूसरे देशों से वर्ड्स बन के आए हैं। क के नीचे बिंदी, ख के नीचे बिंदी, ग के नीचे बिंदी, ज के नीचे, फ के नीचे बिंदी और औ। ये जो बेटा शब्द है ना, ये शब्द सारे क्या होते हैं, नुक्ता के शब्द होते हैं। जिस भी वर्ड्स के, जिन भी अक्षरों के नीचे बिंदी लगता है, उसको नुक्ता शब्द बोले जाते हैं। ठीक है, और ये भारत के शब्द नहीं है, ये विदेशी शब्द कहलाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था स्वरों का वर्गीकरण, जो कि 6 आधार पर है, ये देख लीजिएगा। अब इनको एक एक आधार को एक एक करके बता देती हूँ। पहला पॉइंट, मात्रा या फिर उच्चारण के आधार पर स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं, वो 4 होते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर ये होते हैं जो लिखे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। फिर प्रलुप्त स्वर। ठीक है, ये देखिए ह्रस्व स्वर में जोर नहीं लगता बोलने में, आराम से बोले जाते हैं, अ आ उ ऋषि। दीर्घ स्वर में थोड़ा सा ह्रस्व स्वर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, आ ई उ ए एक्सेट्रा, है ना। फिर देखिए प्रलुप्त स्वर, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण की में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, इसके ओम बोलिए, ओम, ओ, इसमें ज्यादा समय लगा ना, तो दैट इज कॉल्ड प्रलुप्त स्वर। फिर हमने बात करी थी रचना यानी बनावट के आधार पर स्वरों की। ये बेसिकली भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल स्वर, जो मूल से निकलते हैं, अ आ ई ओ उ ऋषि। फिर सेकंड है संयुक्त स्वर, जो कि किसी भी 2 या 3 व्यंजनों की, सॉरी 2 या 2 से
तीन स्वरों के मेल से बनता है। ए, ऐ, ओ। ये भी इसी के अंदर आते हैं। संयुक्त स्वरों को दूसरे स्वरों की सहायता होती है। फिर आते हैं स्वर जो कि मुख कुहर के आधार पर होते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है फ्रेंड्स, डरिएगा मत इसको देख कर ना। इनके थोड़े नाम टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है कि बच्चे देख के डर जाते हैं। देखिए, पहला विवरित स्वर। विवरित का मतलब ये होता है खुला हुआ, है ना, फैला हुआ। ऐसे स्वर जिसको बोलते समय हमारा मुंह फैल जाए वो होते हैं विवरित स्वर। अब मेरे पीछे पीछे बोलिए, आ। जब हम आ बोलेंगे तो हमारा मुंह ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। इसके बाद देखिए है अर्धविवृत। अर्धविवृत स्वर वो स्वर हो गए जिसको बोलते समय हमारा मुंह कम खुलता है। आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, अ, ए, ओ। इसमें हमारा मुंह कम खुला ना। फिर तीसरा देखा था हमने मुख कुहर के आधार पर स्वरों में, संवृत स्वर। वो स्वर जिसको बोलते समय हमारा मुंह ढका होता है या फिर घिरा होता है। जैसे बोलिए, ई, ऊ, है ना, हमारा मुंह ढका रहा ना। चौथा लास्ट था इसका अर्धसंवृत स्वर, यानी कि जिसको बोलते समय, जिसको उच्चारण करते समय हमारा मुंह कम खुलता है। ए और ओ। जब तक आप इसको बोल के एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो के साथ साथ बोल के देख भी रहे होंगे ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बस जाए। अब आते हैं स्वर जो कि ओष्ठ के आधार पर बोले जाते हैं। ओष्ठ मतलब कि होठ के आधार पर बोले जाते हैं। ठीक है, देखिए पहला था अवृतमुखी स्वर। अवृतमुखी स्वर वो स्वर हो गए जिनको बोलते समय हमारा जो होठ होते हैं वो गोलाकार नहीं होते। हमारे होठों की शेप गोल नहीं बनती। अ, आ, ई, ए। इनको बोलेंगे आप पीछे पीछे तो आपको पता चलेगा इनको उच्चारण करते समय हमारे होठ गोल नहीं हुए हैं। फिर दूसरा है वृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर वो हो गए जिस, देखो इसके नाम में वृत्त आ रहा है, सर्कल गोला आ रहा है, तो वृत्तमुखी स्वर वो स्वर हो गए जिनके उच्चारण में हमारे मुंह का आकार ऑटोमेटिकली गोल हो गया। उ, ऊ, ओ। जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो ऑटोमेटिकली होठ है, मेनली होठ, वो ऑटोमेटिकली गोल हो जाएंगे। ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज अनुनासिकता के आधार पर स्वर। निरानुनासिकता क्या होती है? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल और केवल मुंह से निकलती है वो हो गए निरानुनासिकता के आधार पर बटे हुए स्वर। अ, आ, ई, ये तीन उदाहरण है इसके। इसको आप बोलेंगे तो आपको जो हवा निकलेगी वो सिर्फ और सिर्फ मुंह से निकलेगी। अब दूसरा है इसका अनुनासिकता के आधार पर, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण करते समय जो हवा है वो हमारी नाक से भी निकले, दैट इज कॉल्ड अनुनासिकता के आधार पर बटे हुए शब्द। अंग, आ, ई, इन सब का जब मैंने उच्चारण किया तो मेरी जो हवा है ये नाक से भी निकली है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। अब हम मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कुछ नया सीखते रहिए। फिर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बहुत बहुत थैंक यू, बाय बाय।